अब नारीवाद का अर्थ, नारीवाद का स्वरूप, फिर इसके बाद नारीवाद के सिद्धांत। तो नारीवाद के 3 सिद्धांत हैं, उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद और उग्र नारीवाद। अब फिर इसका जो है एक विश्लेषण किया जाएगा, एक विश्लेषण। अब विश्लेषण में जो है नारीवाद का क्या महत्व है, नारीवाद की क्या समस्या है। और फिर इसमें जो शॉर्ट नोट्स आता है, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में नारीवाद, ये भी क्वेश्चन आया होगा। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में नारीवाद शॉर्ट नोट्स आता है। और जब देखिए ये सब पढ़ लेंगे तो इसमें डिफरेंस पढ़ा जाएगा, फिर इसमें डिफरेंस पढ़ा जाएगा, फिर इसमें डिफरेंस पढ़ा जाएगा। तो अंतर भी आता है, वो भी शॉर्ट नोट्स पूछा होगा। समाजवादी नारीवाद, उग्र नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्टिक फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म, उग्र नारीवाद। इको नारीवाद जो है, एक और भी आता है जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस, लिंग न्याय, लिख कर छोड़ देगा शॉर्ट नोट्स में। जेंडर जस्टिस भाई जो जैसे बना लिया ना, ये शॉर्ट नोट्स पे आया होगा, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी नारीवाद। सेकंड पेपर में भी पढ़ना है ना, सेकंड पेपर के सिलेबस में देखिए यहां पर भी नारीवाद लिखा है, एक ही जगह नारीवाद नहीं है। सेकंड पेपर में देखिए, सेकंड पेपर में ये देखिए 11 नंबर टॉपिक ये निकालिए, सेकंड पेपर में 11 नंबर। भारत विश्व के ऊपर 11 नंबर टॉपिक लिखा है समकालीन वैश्विक सरोकार। इसमें लिखा है लोकतंत्र, मानव अधिकार, पर्यावरण, लिंग न्याय। तो इसको बोलते हैं जेंडर जस्टिस, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो जेंडर जस्टिस का क्वेश्चन सेकंड पेपर में आता है। फिर इको फेमिनिज्म, तो इको फेमिनिज्म की जो अवधारणा इसी जेंडर जस्टिस से जुड़ा हुआ है, अब पर्यावरणवाद से भी जुड़ा हुआ है। इसी में पर्यावरणवाद का भी एक टॉपिक है। इसी 11 नंबर में देखिए लिखा है ना लोकतंत्र, मानव अधिकार, पर्यावरण। तो पर्यावरण में जो है एक पर्यावरण का सिद्धांत होता है इको फेमिनिज्म, पारिस्थितिकी नारीवाद। आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे पारिस्थितिकी नारीवाद, पारिस्थितिकीय नारीवाद, उसमें आया होगा सेकंड पेपर में, इको फेमिनिज्म करके क्वेश्चन आता है, पढ़ा देंगे। उसे सेकंड पेपर में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जहां पर जो टॉपिक लिखा है वहीं पर पढ़िए। अब समझिए, जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो 2 तरह का अंतर होता है। एक तो जो है बायोलॉजिकल डिफरेंस है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है, और एक जो है जेंडर डिफरेंस है। जैविक अंतर है, और एक जो है वह मतलब कि लिंग के आधार पर अंतर है, मतलब सामाजिक आधार पर अंतर है। उसको जेंडर को हम लोग लिंग लिख देते हैं, लेकिन सामाजिक आधार पर अंतर है, सामाजिक आधार पर अंतर। अब जैसे समझिएगा, ये जो बायोलॉजिकल अंतर है, जो जैविक अंतर है, वो प्राकृतिक अंतर है, वो प्राकृतिक अंतर है। भाई प्रकृति ने मान लीजिए
हमें पुरुष बनाया, आपको महिला बनाया, ये तो प्रकृति का देन है ना। एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकृति प्रदत्त है, ये जो है प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है। स्वाभाविक है कि भाई कोई मान लीजिए, देखिए कोई व्यक्ति छोटा बन जाता है, कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता है, कोई व्यक्ति मोटा बन जाता है, तो ये मत समझिएगा कि मोटा आदमी 20 रोटी खाता होगा, ऐसा नहीं है। उसका शरीर ही वैसा है, वो एक रोटी भी खाएगा तब भी उसका शरीर ऐसा ही रहेगा। अब कोई देखिए पतला दुबला होता है, कितना भी खा लेगा तो ऐसा थोड़ा क्यों ज्यादा मोटा हो जाएगा। ये तो प्रकृति का स्वभाव है। सब लोगों को प्रकृति ने जैसा बनाया है वैसा हम लोग को स्वीकार करना चाहिए, ये स्वाभाविक है। ये जो अंतर है स्वाभाविक है, स्वाभाविक अंतर है, और इसको हम लोग समाप्त नहीं कर सकते, अन्य तो करना चाहिए। इस अंतर को हम लोगों को समाप्त नहीं करना चाहिए। बताइए कोई व्यक्ति पतला है, अब वो मान लीजिए उसको किसी तरह इंजेक्शन दे देकर मोटा कर दिया जाए तो अच्छा लगेगा? प्रकृति ने बनाया है ना। कोई व्यक्ति छोटा है तो क्या करें, उसको खींच के लंबा कर देंगे, तो ये प्रकृति का है। लेकिन दूसरा एक सामाजिक अंतर भी है। सामाजिक अंतर का मतलब होता है कृत्रिम अंतर। कृत्रिम अंतर है, मानव ने अंतर किया है। मानव अपने स्वार्थ के लिए करता है, मानव अपने स्वार्थ के लिए करता है। तो इसको समाप्त करना चाहिए। ये जो है ये समाप्त नहीं किया जा सकता, मतलब कि करना ठीक नहीं है, इसे समाप्त करना ठीक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। और ये जो अंतर है, जैसे मान लीजिए चेयरमैन, हम लोग कहते हैं ना कि चेयरमैन, नगर पालिका के चेयरमैन साहब हैं, इसका मतलब कि पहले ही दिमाग में आपके आ गया कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, मैन, चेयरपर्सन होना चाहिए। तभी तो हम लोग कहते हैं कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए देखिए समाज में किसी व्यक्ति के मान लीजिए पत्नी का डेथ हो गया, 30 साल में डेथ हो गया, तो उस व्यक्ति का दूसरा विवाह हो जाता है, देखते क्या नहीं गांव में। अब मान लीजिए महिला 30 साल का है, उसके पति का डेथ हो गया तो उसका भी दूसरा विवाह हो जाता है, विवाह में दिक्कत आता है ना। मान लीजिए कम चांस है, देखिए पहले से ही कंसेप्ट के लिए कि कम चांस है। ये बताइए कभी आपने सोचा कम चांस है, तो ये शब्द आपने बोला तो इसका मतलब कि पहले ही समाज ने ऐसा बना दिया है ना, तो जो गलत है ना। भाई यदि मान लीजिए पुरुष विवाह कर सकता है तो महिला क्यों नहीं विवाह कर सकती है? लेकिन हम लोगों का सोच ही गड़बड़ है, पुरुषवादी मानसिकता है, ये महिलाओं का शोषण ही तो हुआ। कि जो मान लीजिए हमें कहते हैं नकारात्मक पहलू है, तो सब नकारात्मक पहलू है, तो कहीं ना कहीं समाज में शोषण को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो मानव अपने स्वार्थ के लिए जो अंतर करता है, इसे समाप्त करना है, इसे समाप्त करना है। तो इसी से संबंध जो है नारीवाद का है, इससे संबंध नारीवाद का है, इससे नहीं। इसका मतलब नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक आंदोलन है। भाई आंदोलन ही तो हुआ कि पुरुष विवाह कर सकता है तो महिला क्यों नहीं। कहीं ना कहीं जो है मान लीजिए घर में बेटा को संपत्ति पर अधिकार है तो उस लड़की को क्यों नहीं संपत्ति पर अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा कि भाई क्यों नहीं। मान लीजिए जिसके 2 बच्चे, एक लड़का लड़की है, तो आधा लड़की को हिस्सा मिले, आधा लड़के को मिले। लड़का पूरा क्यों रख लेगा? लड़का पूरा नहीं रखेगा। अब तो लड़कियों का भी तो नाम जमीन में चढ़ता है, और चाहे तो आधा ले सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों नहीं ले सकती हैं? अब ले सकती हैं, और क्या। तभी तो बोलता हूं कि यदि मान लीजिए सिस्टर हैं तो समय से उनका तीज खिचड़ी कर देना चाहिए, कुछ पैसा वैसा दे देना चाहिए, साड़ी उड़ी पहुंचा देना चाहिए, जिससे उनकी मानसिकता लेने की न बन पाए। समझदार व्यक्ति यही तो करता है कि सब काम छोड़ कर ले आके पहुंचाएगा कि दीदी आपका ये तीज है, खिचड़ी है, मिठाई उठाई है, इधर उधर थोड़ा सा गाना वाना भी है, रख लीजिए, चलता हूं फिर आता हूं।
पर 2-3 साल गए ही नहीं तो सिस्टर एक दिन आएंगे, बोलेंगे कि हम तो आधा जमीन बेच दिए। भाई उनके नाम से तो है ही, मान लीजिए आधा जमीन बेच के हम जा रहे हैं, अब हम 30 खिचड़ी अपना ले लिया करेंगे, तुमको आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं, तो ज्यादा कष्ट हो जाएगा ना। तो मान लीजिए यहां पर देख रहे हैं कि ये जो सामाजिक जो अंतर है, उस अंतर को समाप्त करने का एक आंदोलन चलता है। मतलब कि नारीवाद एक ऐसा विचारधारा है जिसमें महिला को केंद्र बिंदु में रख कर जो है हम लोग विवेचन करते हैं। जैसे मान लीजिए जातिवाद है, तो जातिवाद में जाति को केंद्र में रखकर विवेचन करते हैं। मान लीजिए संप्रदायवाद है, तो संप्रदाय धर्म को आधार को केंद्र बिंदु बनाकर विवेचन करते हैं। उसी तरह से नारीवाद में महिलाओं को केंद्र में रखकर हम लोग विवेचन करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत की रचना करते हैं। और जितने भी नारीवादी हैं सब लोग ये स्वीकार करते हैं कि स्त्री पुरुष में भेद है, स्त्री पुरुष में भेद है। पुरुष जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है महिलाओं को द्वितीयक मानता है। एक तरह से जेंडर इनइक्वलिटी है, लैंगिक असमानता है, और हम लोगों को लैंगिक असमानता को समाप्त करना चाहिए। तो यही जो लैंगिक असमानता को समाप्त करने का जो आंदोलन चल रहा है, इसी आंदोलन को नारीवाद कहा जाता है, या ऐसी विचारधारा जो महिलाओं को केंद्र में रखकर जो है राजनीतिक सिद्धांत की रचना करती है, उसी को हम लोग नारीवाद कहते हैं। पहले भूमिका लिखिए। नारीवाद ऐसी विचारधारा और आंदोलन है, नारीवाद ऐसी विचारधारा और आंदोलन है जो नारी संबंधी प्रश्नों को महत्व देता है, जो नारी संबंधी प्रश्नों को महत्व देता है, जो नारी संबंधी प्रश्नों को महत्व देता है। यह अन्य विचारधाराओं से इस रूप में अलग है कि अन्य विचारधाराओं से इस रूप में अलग है कि यह राज्य वर्ग जाति धर्म आदि की तुलना में नारी को राजनीतिक सिद्धांत का केंद्र बिंदु बनाना चाहता है, राजनीतिक सिद्धांत का केंद्र बिंदु बनाना चाहता है। केंद्र बिंदु बनाना चाहता है। और सभी नारीवादी विचारक मानते हैं कि स्त्री पुरुष में भेद किया जाता है, स्त्री पुरुष में भेद किया जाता है। स्त्री पुरुष में भेद किया जाता है और इस लैंगिक असमानता ब्रैकेट में जेंडर इक्वलिटी लैंगिक असमानता ब्रैकेट में जेंडर इक्वलिटी इनइक्वलिटी सॉरी जेंडर इनइक्वलिटी को समाप्त करना है।
अब विशेषता, अब पहली विशेषता देखिए, नारीवाद में जो पहली लहर थी उसमें जो है राजनीतिक अधिकारों की बात की गई कि भाई हम लोग को मताधिकार मिलना चाहिए, हम लोगों को जो है वो देखा जाए तो जैसे राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। पहले महिलाओं को मताधिकार नहीं था ना, सबसे पहले महिला मताधिकार कहां दिया गया? न्यूजीलैंड 1778, अरे 1878, 1878, तो 1878 के आसपास जो है न्यूजीलैंड में दिया गया महिला मताधिकार। उसके बाद ब्रिटेन में कब दिया गया? 1928। अमेरिका में कब दिया गया? 1919। फ्रांस में 1945। अब भारत में संविधान में, संविधान में अनुच्छेद 326 में है ना सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। तो जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तो आप देखते हैं कि शुरुआती दौर में जो है राजनीतिक अधिकारों की बात की गई। बाद में 1960 के बाद इसकी दूसरी लहर आई और इसमें जो है महिलाओं की ऐसी समस्याओं को उठाया गया जिसको प्रॉब्लम विद नो नेम कहा जाता था, अनाम समस्या। मतलब महिलाओं की ऐसी समस्या जिसका कोई नाम नहीं था। घर पे नहीं देखते हैं, मान लीजिए किसी का सर में दर्द हुआ, कुछ भी हो, दवा खा लीजिए। घर में सबके यहाँ दवा रखा रहता है, पेट दर्द का दवा, सर दर्द का दवा। देखिए महिला को कुछ भी हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं? दवाई खा लीजिए इसमें से, एक सुबह खा लीजिएगा, एक शाम को खा लीजिएगा। मतलब हमारी भी बेटी है तो हमारी बेटी है तो आएगी, पापा सर में दर्द हो रहा है, कौन सी दवाई खाना है? तो उसमें से एक निकाल के दे दूंगा, एक खा लो बेटा। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि ऐसी समस्या महिलाओं की जिसका कोई नाम नहीं था, उन समस्याओं पर भी चर्चा शुरू हुआ। नंबर एक, नारीवाद प्रारंभ में राजनीतिक अधिकारों की बात करता था, प्रारंभ में राजनीतिक अधिकारों की बात करता था। बाद में बाद में बाद में अनाम समस्याओं को इसमें शामिल किया गया, अनाम समस्याओं को शामिल किया गया। ब्रैकेट में प्रॉब्लम विद नो नेम, अनाम समस्याओं को शामिल किया गया। दूसरा बात समझिए, जैसे आप देखते हैं कि इसमें यह कहा जाता है कि भाई स्त्री पुरुष दो मनुष्य हैं, दो तरह के व्यक्ति हैं, तो महिलाओं को भी तो सार्वजनिक जीवन में भागीदारी मिलनी चाहिए। महिलाओं की भूमिका केवल पत्नी, माता, बहन, गृहिणी के रूप में सीमित न हो, महिलाएं भी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, ऐसा हम लोग का सोच होना चाहिए। देखिए अभी गांव में जाइए, मान लीजिए परंपरागत समाज में तो लोग क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया खाना बना लेती हैं, कपड़ा उपड़ा भी सिल लेती हैं, साफ सफाई घर का रखती हैं, यही महिला की पहचान है। महिला पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी, मान लीजिए अधिकारी बन जाएगी, कुछ IAS बन जाएगी, तो घर में कपड़ा उपड़ा साफ नहीं हो पाएगा। जैसे हमारी सिस्टर हैं, चाचा जी की लड़की, तो वीडियो है, तो उसके 2 बच्चे थे, उसका पढ़ने का बहुत मन करता था, लेकिन अब शादी विवाह हो गया तो ऐसे बोले भैया हम तैयारी कर लेते हैं। कर लो, तो 2 उसके बच्चे हो गए, तो उसका जो है 38 साल में सिलेक्शन हुआ। अब पारिवारिक जीवन में फंसी रही, तो 38 साल में सिलेक्शन हुआ। तो उसकी सास जो है हमको बुलवाई,
तो बोले कि ऐसा है ना कि जो है अभी नौकरी करेगी तो घर का काम कैसे हो पाएगा, अभी तो नौकरी करने जाएगी, घर पे मान लीजिए कपड़ा लगता है इधर उधर, कैसे काम हो पाएगा। हम लोग घर पे 3 लोग लग जाएंगे ना, वो 1.5 लाख रुपए सैलरी पाएगी, 50,000 रुपए में 3 लोग को रखवा देगी, बोल तो नहीं है। 15,000 का एक कपड़ा धुलने वाला व्यक्ति होगा, 15,000 का एक व्यक्ति सफाई करने के लिए हो जाएगा, 3 लोग रहेंगे, ड्राइवर एक है सरकारी वाला, 4 लोग घर में रहेंगे हमेशा काम करने के लिए। अब बताइए, बोले नहीं तो वो कैसे, मतलब हम कह मानसिकता बदलिए। आपको खुश होना चाहिए कि आपकी आपकी जो बहू है वो देखा जाए तो वीडियो है, कितना खुश होना चाहिए, तो आप दुखी हो गई हैं। बोले नहीं अच्छा नहीं लगता है, बाहर जाके काम करेगी। तो बताइए पीसीएस की नौकरी बाहर जाके काम करने वाली है? हम लोग कल वीडियो बनी, अभी 10 साल के बाद वीडियो बन जाएगी। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर का क्या होता है, कभी जाइए ऑफिस में तो पता चलेगा। ये बताइए, और परंपरागत समाज है, उनके बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, टीचर लोग ज्यादा हैं। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि महिला भी तो सार्वजनिक क्षेत्र में भूमिका अदा कर सकती है। कोई जरूरी है कि बर्तन वो माजेगी तभी आप खाना खाएंगे, और वही रोटी बनाएगी तभी आपको रोटी अच्छा लगेगा? उस भूमिका से आगे भी तो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। उस महिला में यदि है क्षमता तो उसको आगे बढ़ाइए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनके घर खाना वाना नहीं बनता था, बनता होगा ना, 2-4 रोटी बनता तो होगा। बताइए, लिखिए। नंबर 2, महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी दी जाए, महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी दी जाए, सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी दी जाए, अर्थात महिलाओं की भूमिका पत्नी माता गृहिणी, पत्नी माता गृहिणी, पत्नी माता गृहिणी के रूप में सीमित न हो, के रूप में सीमित न हो। इसमें वो वाला क्वेश्चन, पर्सनल इज पॉलिटिकल, पर्सनल इज पॉलिटिकल, व्यक्तिगत में जो है हाँ व्यक्तिगत राजनीतिक है, व्यक्तिगत राजनीतिक है, व्यक्तिगत राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। 60 नोट्स आता है। तीसरा बात देखिए, ये लोग कहते हैं कि भाई लिख दिया ना कि माता गृहिणी के रूप में सीमित ना हो बल्कि महिलाओं को भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दी जाए, लिख दिया ना, रूप में सीमित न हो बल्कि महिलाएं भी स्वतंत्र रूप से कार्य करें, उसी में बल्कि महिलाएं भी स्वतंत्र रूप से कार्य करें। तीसरा बात देखिए, नारीवाद ये कहता है कि महिलाओं को केवल राजनीतिक अधिकार और कानूनी अधिकार देने से ज्यादा फायदा नहीं, सिर्फ राजनीतिक अधिकार दे दिए, कानूनी अधिकार दे दिए कि आपका ये अधिकार है, बल्कि हर क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और हर क्षेत्र में महिलाओं का शोषण बंद होना चाहिए। नंबर 3, नारीवाद के अनुसार महिलाओं को केवल राजनीतिक आबलिक कानूनी अधिकार देने से लाभ नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी मिले, प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी मिले,
और शोषण को समाप्त किया जाए, और शोषण को समाप्त किया जाए। शोषण को समाप्त किया जाए। इसी प्रकार समझिए, जो नारीवादी विचारक हैं तो ये लोग ये मानते हैं कि आज तक जो भी सिद्धांत दिया गया वो पुरुषवादी मनोवृत्ति के अनुसार दिया गया। वास्तव में व्यक्ति के आधार पर सिद्धांत बनाने की आवश्यकता है। जैसे इन्होंने कहा कि चेयरपर्सन बोलना चाहिए, भाई चेयर पर कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, महिला पुरुष दोनों बैठ सकते हैं, चेयरपर्सन शब्द का प्रयोग होना चाहिए ना। चेयरमैन शब्द जिसने बनाया वो सोच लीजिए कितना उसके दिमाग में पुरुषवादी मानसिकता रहा होगा। चेयरमैन बना दिया ना। आज तक चेयरमैन ही चल रहा है, क्योंकि पहले महिलाएं राजनीतिक पदों पर बैठती नहीं थी तो वही चेयरमैन चलता था। तो आप देख रहे हैं कि ये लोग मानते हैं कि हम लोग को पुरुषवादी जो मानसिकता है, जो मनोवृत्ति है, उसको हटाना पड़ेगा और व्यक्ति के आधार पर जो है सिद्धांत बनाने की आवश्यकता है। नंबर 4, इन विचारकों ने माना कि आज तक जो भी सिद्धांत दिए गए, इन विचारकों ने माना कि आज तक जो भी सिद्धांत दिए गए, आज तक जो भी सिद्धांत दिए गए पुरुषवादी मनोवृत्ति के अनुसार थे, पुरुषवादी मनोवृत्ति के अनुसार थे, पुरुषवादी मनोवृत्ति के अनुसार थे। जबकि वास्तव में व्यक्ति के आधार पर सिद्धांत बनाने की आवश्यकता है। जबकि वास्तव में व्यक्ति के आधार पर सिद्धांत बनाने की आवश्यकता है। व्यक्ति के आधार पर सिद्धांत बनाने की आवश्यकता है। इसी को देखिए, इन लोगों ने कहा कि भाई जो महिलाओं की समस्या है उसे समाज की समस्या माना जाए। वास्तविक समाज सुधार को बढ़ावा मिलना चाहिए। हम कहते हैं, बताइए, अभी मैं बताया कि महिलाओं की जो समस्या है वो भी तो समाज की समस्या है। मान लीजिए हमारी बेटी है तो मान लीजिए ठीक है भाई, महिलाओं की शारीरिक संरचना अलग होती है, उसका कोई समस्या है, हमको समझना है ना बात को कि नहीं ठीक है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है आज नहीं जाएगी स्कूल। मान लीजिए तो हम फोन करके बोलते हैं ना कि आज उसका तबीयत खराब है, वो स्कूल नहीं आएगी। तो बताइए, हम लोग को भी तो समझना चाहिए ना। तो यहां पर महिला की समस्या को समाज की समस्या समझा जाए, अब पुरुष वर्ग भी उसी संवेदनशीलता से उस समस्या का निदान करे। अगला पॉइंट, जो महिलाओं की समस्या है उसे समाज की समस्या माना जाए। जो महिलाओं की समस्या है उसे समाज की समस्या माना जाए, उसे समाज की समस्या माना जाए। तभी वास्तविक समाज सुधार को बढ़ावा मिल सकता है। तभी वास्तविक समाज सुधार को बढ़ावा मिल सकता है। तभी वास्तविक समाज सुधार को बढ़ावा मिल सकता है। तभी वास्तविक समाज सुधार को बढ़ावा मिल सकता है। देखिए, जैसे हम लोग की संस्कृति है, हम लोग का कानून है, सामाजिक ढांचा है, सोच है, ये सब बदलने की आवश्यकता है। मतलब महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखने की आवश्यकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा कि भाई क्यों नहीं महिलाओं को हिस्सा मिलेगा पिता की संपत्ति में, क्या आफत आ गया।
सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया बराबर के हक है, महिलाएं बराबर की हकदार हैं, वो प्रॉपर्टी लेना चाहेंगी तो ले लेंगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। गांव जाकर जमीन बेचने की जरूरत नहीं आजकल, देखते तो हैं दिल्ली में बैठकर भी लोग गांव की जमीन बेच डालते हैं, कोई समस्या थोड़ी ना है। अब आप जाके बोलेंगे नहीं तुम बहन बेच नहीं सकती हो, बहन बोलेगी हम सब बेच सकते हैं, तुम 6 महीने पे आ नहीं रहे हो, तो मान लीजिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो कानूनी, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी विसंगतियां हैं, उन सभी विसंगतियों को दूर किया जाए। लिख दीजिए एक पॉइंट और, कानूनी सामाजिक, कानूनी सामाजिक सांस्कृतिक, कानूनी सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है, विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है। जैसे संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिले, संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिले, संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिले, सत्तात्मक पदों, सत्तात्मक पदों का नाम परिवर्तन हो, सत्तात्मक पदों का नाम परिवर्तित हो, जैसे चेयरपर्सन रखा जाए, जैसे चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन रखा जाए, ठीक है। अब हेडिंग बनाइए उदारवादी नारीवाद। अब देखिए उदारवादी नारीवाद पर भी 150 शब्द आता है, समाजवादी नारीवाद पर भी 150 शब्द आता है, तीनों का अलग अलग क्वेश्चन आया होगा 150 वर्ड में, तो हम लोग क्या करेंगे तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। देखिए ये चीज उदारवादी नारीवाद है, उसको अलग से एक पेज लिखवा देता हूँ, समाजवादी नारीवाद और उग्र नारीवाद सबके बारे में लिखवा देता हूँ। और जब कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या करिएगा, यहाँ से अभी जो आपको अर्थ स्वरूप समझा रहा था, यहाँ से 4 लाइन का भूमिका लिखिएगा और सीधा उदारवादी नारीवाद लिख दीजिएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर महत्व समस्या लिखवाऊंगा, वहां से एक महत्व एक समस्या लेकर मूल्यांकन कर दिया करिएगा, सबको तीनों का अलग अलग करके पढ़ा जाएगा। देखिए पढ़ाने का ये 3 तरीका होता है। एक तरीका क्या है कि पिछले सालों का क्वेश्चन तो हम लोग को पता ही रहता क्या आया हुआ है, हम केवल वही पढ़ा रहे हैं जो पिछले सालों में आया हुआ है बस, तो उससे आप संतुष्ट तो हो जाएंगे कि पिछले सालों का क्वेश्चन सब हो रहा है। लेकिन अभी सितंबर में एग्जाम होगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं ये तरीका गलत है, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होता है, यूपीएससी की एक खासियत है वो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट नहीं करता है। तो एक तरीका ये होना चाहिए कि पुराने प्रश्नों में जो अच्छे प्रश्न हैं वो तो पढ़ना ही है। दूसरा चीज होता है जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा आते रहते हैं बार बार, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते थे स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, नहीं पढ़ते थे थिंकर में, या मान लीजिए अभी मैं जैसे उस दिन पढ़ा रहा था व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद में अंतर, बार बार आया होगा। तो ऐसे प्रश्न जो कॉमन वाले हैं वो तो पढ़ना ही है। और तीसरे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कभी नहीं आया है, जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए मैं लिखा हूं जेंडर जस्टिस, हो सकता ना आया हो। मान लीजिए जैसे हम लोगों ने कहा इको फेमिनिज्म, हो सकता ना आया हो या आया हो। मान लीजिए सबको करिए व्यक्तिगत राजनीतिक है, ये भी बार बार क्वेश्चन आया होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ते रहना है और कुछ ऐसे प्रश्न पढ़ना है जो अभी तक नहीं आया है, सब तरीके का प्रश्न पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो उदारवादी नारीवाद हेडिंग बनाइए। अब ये लोग क्या मानते हैं, जो उदारवादी विचारक हैं जैसे जेएस मिल है चाहे ग्रीन है, इस तरह के जो विचारक हैं ये लोग कहते हैं कि खास तौर से एक विचारक हैं
वोllस्टनक्राफ्ट, उन्होंने एक किताब लिखा था विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। पहले समझिए, लिखवा दूंगा। तो विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन जो उन्होंने किताब लिखा, उसी किताब में उदारवादी जो नारीवाद है उसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भाई पुरुषों की तरह महिलाएं भी विवेकशील हैं, उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। फिर आप जानते हैं कि जो जेएस मिल है, जेएस मिल ने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो किताब लिखा, तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो किताब लिखा, उस किताब में उसने जो है और थोड़ा सा व्यवस्थित स्वरूप इसको दिया और कहा कि महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर जो है मताधिकार मिलना चाहिए। इस तरह से देखते हैं कि शुरुआती दौर में जो उदारवादी जो विचारक थे, उन लोगों ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर ज्यादा चर्चा किया। तो यह जो विचार है, जो लिबरल फेमिनिज्म जिसको कहा जाता है, तो लिबरल फेमिनिज्म में जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये सुधारवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये समाज की जो संरचना है उसमें मूलभूत बदलाव नहीं चाहता है। ये केवल जो है अधिकारों के माध्यम से जो है स्त्रियों की स्थिति में जो है सुधार लाना चाहता है कि यदि हम अधिकार दे देंगे तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो जाएगा। और ये मानता है कि बराबर जो अधिकार न मिलने के कारण स्त्रियों की हीन स्थिति है। इसका मतलब कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए इस विचारधारा को इक्वल राइट फेमिनिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग जो है इक्वल राइट की बात करते हैं। तो इसको जो है इक्वल राइट फेमिनिज्म भी कहा जाता है। अब लिख दीजिए, इस विचारधारा का प्रारंभ मेरी वोllस्टनक्राफ्ट, इस विचारधारा का प्रारंभ मेरी वोllस्टनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ द वुमेन, द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन से किया। जिसमें कहा गया कि पुरुष की तरह महिलाएं भी विवेकशील हैं, जिसमें कहा गया कि पुरुष की तरह महिलाएं भी विवेकशील हैं, पुरुष की तरह महिलाएं भी विवेकशील हैं, उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। इसी पहलू को जेएस मिल ने इसी पहलू को जेएस मिल ने अपनी पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में व्यापक रूप से व्यवस्थित किया। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में व्यापक रूप से व्यवस्थित किया और कहा कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए, पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। इसने महिला मताधिकार का समर्थन किया। इसने महिला मताधिकार का समर्थन किया
इसने महिला मताधिकार का समर्थन किया और लिंग के आधार पर भेदभाव न करने की बात की। लिंग के आधार पर भेदभाव न करने की बात की। लिंग के आधार पर भेदभाव न करने की बात की, पैरा चेंज करके। इस प्रकार यह विचारधारा सुधारवादी है। इस प्रकार यह विचारधारा सुधारवादी है और समाज की मूलभूत संरचना में बदलाव किए बिना अधिकारों के माध्यम से समाज की मूलभूत संरचना में बदलाव किए बिना अधिकारों के माध्यम से स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना चाहता है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना चाहता है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना चाहता है और मानता है कि बराबर अधिकार न मिलने से ही स्त्रियों की हीन स्थिति है। बराबर अधिकार न मिलने से ही स्त्रियों की हीन स्थिति है। इसी कारण इस विचारधारा को इक्वल राइट फेमिनिज्म कहा जाता है। इस विचारधारा को इक्वल राइट फेमिनिज्म कहा जाता है। कोई मान लीजिए इक्वल राइट फेमिनिज्म पूछेगा तो इसी को लिखिएगा, इक्वल राइट फेमिनिज्म कहा जाता है। तो मान लीजिए इक्वल राइट फेमिनिज्म पूछा, समान अधिकार नारीवाद, यही लिखना है। इक्वल राइट फेमिनिज्म की जो उदारवादी विचारधारा है, समान अधिकार नारीवाद भी कहा जाता है। समान अधिकार नारीवाद, वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, पता लगे कि पढ़ के भी छोड़ के चले आए। यही तो पहले होता था कि एक याद तो हो ही जाएगा, दो चार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। पहले यही तो होता था, पहले पढ़ाई लिखाई होता था तो जैसे स्टूडेंट लोग भी पूछता था, टीचर भी अपने मन से बताता था, समझाता था, समझ बनता था। अब आजकल क्या हो गया, 500 लोग उधर बैठे हुए हैं, हम चुपचाप बोल रहे हैं, आप चुपचाप सुन रहे हैं, सुन के चले गए। तभी तो हिंदी माध्यम की इतनी दुर्दशा हुई है। ऐसा तो कि हिंदी माध्यम बेवकूफ व्यक्ति है, ये पढ़ता नहीं है। ये बताइए, 1000 लोगों को क्लास पढ़ाएंगे तो कुछ समझ में आएगा? खुद भी जैसा सोचिएगा किसी दिन। अब यहाँ 1000 लोग बैठे रहे तो मैं आपको बोलने दूंगा? कुछ नहीं बोलने दूंगा, चुपचाप मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 2 घंटे में हमको नारीवाद खत्म करना है। बस आपको समझ में आए चाहे मत आए, इससे किसी को लेना देना नहीं रह गया है। कोर्स खत्म हो रहा है बस। अब बच्चे आ रहे हैं, कोर्स खत्म कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोर्स खत्म कर रहे हैं, घर जा रहे हैं। 2.5-3 साल में कोर्स खत्म हो जाता है। कितना खत्म होता है वो तो अभी जब पेपर आएगा ना, तो जो जीएस आप लोग पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, बस वो पेपर लेकर मिला लीजिएगा और टीचर से बोलिएगा कि सर आपने पूरा ये पढ़ाया था ना, जैसे देख लीजिए क्या स्थिति है। उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। सिलेबस ही नहीं पढ़ते हम लोग, तभी तो इतना दुरुत्साह है। नहीं तो पीटी बच्चा लोग फेल होता था। हम लोग जमाने में 5000 रिजल्ट निकलता था आईएएस का,
हिंदी माध्यम से पास होता था कितना, 3000 पीटी पास होता था, और 2000 में बाकी सब लोग रहते थे। अब उल्टा चल रहा है, 20,000 पीटी का रिजल्ट निकलता है तो हिंदी माध्यम से कितने पास होते हैं, 300, 400, 500, बस सोच लीजिए, बस हो गया, क्योंकि ढंग से कुछ आता ही नहीं। 500 में मैक्सिमम बता रहा हूं, 20,000 में 500 लोग पीटी पास होते हैं, क्योंकि कुछ ढंग से आता ही नहीं है, हम कहां से हो पाएगा। तो हम लोग की भी गलती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में क्या है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हमारे मन में आया, अरे पर्सनल इज पॉलिटिकल छूटा, आपके मन में आया सर इको फेमिनिज्म छूटा, अरे सर वो भी बताइए। हमें कहते हैं कभी अब विकासवादी सिद्धांत आएगा तो 150 शब्द तो लिख देंगे ना, इतना ही टीचर का काम है। बोल दिया आधा घंटा बहुत है, नहीं लिखवाए तो क्या हुआ, बोल तो दिया ना टॉपिक कैसे ऐसे है। मान लीजिए ज्यादा है, इसका फोटो खींच लीजिए, भाई ज्यादा कहीं भी बना तो रहा था, ये रहा, फोटो खींच लीजिए, इसी को समझ बूझ के लिख दीजिएगा, या इसी फोटो को उस पर बना दीजिएगा एक पेज पर, हो गया। समाजवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद सोशलिस्टिक फेमिनिज्म या सोशल फेमिनिज्म एक ही बात है। ने बताया कि एकदम ऐसे एम्स गया था, कि हमारे रिलेटिव हैं, तो उनकी बच्ची उसी में पढ़ती है, एमबीबीएस करती है, तो उनका पैसा जो है हमारे पास ही आता है। तो मैं, अब सोच लीजिए वो पढ़ती है, बोले नहीं आप उसको पैसा दे के आइएगा और उससे मिल के आइएगा। तो मैं चला जाता हूँ कभी कभी, तो मैं गया उसको पैसा देने के लिए, तो क्लास में पढ़ रही थी, मैं थोड़ा लेट हो गया, पुरानी आदत, तो जो है वो क्लास में पढ़ रही थी, मैं क्लास के बाहर वेट कर रहा था, तो पता चला कि जो है 2 घंटे बाद क्लास छूटेगी। तो मैं एक पर्ची लिख के अपना भिजवाया, तो जो सर पढ़ा रहे थे वो बुला लिए, बोले कोई बात नहीं आ जाइए बताइए। तो हम बताए कि इनको पैसा देना है, थोड़ा समय 2 मिनट बाहर बुला लेते, बोला कोई बात नहीं बुला लीजिए। कितने लोग बैठे हुए थे क्लास में, मात्र 35 लोग बस। एम्स में एमबीबीएस का जो कोर्स चलता है उसमें मात्र 35 लोग बैठे थे, 36वें का एडमिशन नहीं हो सकता है, सोचिएगा जरा से, कि मतलब 35 लोग ही क्लास में पढ़ेंगे, 36 नहीं हो सकता। ये बताइए, एम्स चाहे तो 500 एडमिशन ले ले, तो उसको पता है कि हम कुछ सिखा थोड़ी ना पाएंगे किसी को, फिर पैर के ऑपरेशन की जगह हाथ का ऑपरेशन करेगा, क्योंकि उसको ढंग से कुछ आएगा ही नहीं, तो क्या करेगा, या तो पेट में कैंची छोड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही कलाकारी। तो ये सोचिए कि 35 लोगों को बैठा के वो सब सिखा रहे हैं, और क्लास 7-7 घंटे क्लास चल रही है, और फिर उसके 4 घंटे वो बता रहे थे कि 4 घंटा फिर हम लोग का प्रैक्टिकल होता है। ये उन लोगों का 11 घंटे 12 घंटे रोज जो है चल रहा है। बोले जानते हैं भैया जो है संडे को बस थोड़ा सा टाइम मिलता है, वो भी संडे को सुबह सुबह सर जो है वो स्पेशल क्लास लेते हैं, जो हम लोग के डीन है, ऐसे उन लोगों का चल रहा है। तब हम लोग डॉक्टर बनते हैं, और तब हम लोग सम्मान देते हैं, जाके हाथ जोड़ते हैं डॉक्टर साहब। अब ये जो समाजवादी नारीवाद है, तो देखिए ये लोग कहते हैं कि ये जो पूंजीवाद है, जो निजी संपत्ति है, वही महिलाओं की हीन स्थिति का कारण है। और एंजल्स ने जो किताब लिखा था द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, तो ये जो किताब लिखा था उसी किताब में उसने समझाया और कहा कि ये बताइए कि पूंजीवाद के पहले मात्र सत्तात्मक परिवार था,
और मातृ सत्तात्मक परिवार था तो पैतृक संपत्ति में जो है महिलाओं का भी हिस्सा था। अब पूंजीवाद आया तो इसने किया क्या? पूंजीवाद ने महिलाओं के अधिकार को समाप्त कर दिया। यहीं से महिलाओं की ऐतिहासिक हार हो गई। महिलाएं पुरुषों से हीन बन गई, क्योंकि पुरुषवादी समाज होगा तभी तो प्रॉपर्टी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में जाएगी। प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी? इसलिए पूंजीपतियों ने जो है पुरुषवादी समाज को बढ़ावा दिया और यहीं से महिलाओं की हीन स्थिति शुरू हो गई। इन लोगों ने माना, समाजवादी विचारधारा ने यह कहा कि अधिकारों की समानता से महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, मूल कारण पर चोट करना पड़ेगा। मूल कारण क्या है? पूंजीवाद। कि पूंजीवाद ने महिलाओं को द्वितीयक बनाया है, पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं को द्वितीयक बनाया है। ये बताइए, इन लोगों ने कहा कि पूंजीवाद ने ही तो सब समस्या लाया। पूंजीवाद चलाने के लिए विवाह किया जाता है, परिवार को बढ़ावा दिया जाता है। अब ये बताइए कि पूंजीपति जो है, पूंजीपति क्या मजदूर काम करता है? तो जो मजदूर की पत्नी है उसका भी पूंजीपति शोषण कर रहा है। कैसे? मजदूर काम करने के लिए गया, ये बताइए, वो महिला क्या करेगी? सुबह उसको रोटी वोटी बना के बाद उसके दे देगी, कपड़ा पड़ा धुल उल के उसको अपना दे दी। वो तो गए नौकरी करने के लिए, सुबह 8 बजे गए, रात में आएंगे 10 बजे, फिर रात में खाना ना बना के रखी रहेगी, खाओ के फिर सो के फिर सुबह नौकरी चले जाएगा। ये बताइए, अब महिला वही खाना वाना खा लेगी। तो ये जो मजदूर है, यदि मान लीजिए अकेले रहता तो क्या होता? 10 बजे रात में रूम पे पहुंचता, 1 बजे तक खाना बनाता, 2 बजे तक सोता, सुबह उठ के फिर 4 बजे भोर में खाना बनाना शुरू कर देता, पूरे दिन ऑफिस में आके सोता रहता। तो महिला उसको खाना वाना बना के ठीक ठाक करके दे रही है, तभी तो पूरे दिन अच्छा से काम कर पा रहा है। तो उस महिला का भी तो शोषण पूंजीपति ने कर लिया। और फिर दूसरी तरफ इन लोगों ने कहा कि बताइए, स्त्रियों के घरेलू श्रम को तो कोई महत्व दिया नहीं जाता है, कोई भुगतान तो होता नहीं है। देखिए, महिलाएं घर पे काम करती हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? अब कर क्या रही हैं? मान लीजिए आप कर क्या रही हैं? अब सोच लीजिए, वो महिला सुबह से लेकर शाम तक कर रही है बेचारी, और ऊपर से सुन रही है कि आप कर क्या रही हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम ही लोग बाहर से काम करके आए हैं। अरे वो महिला भी तो सुबह से लेकर शाम तक सब व्यवस्था बना के रख रही है। अब पूंजीपति क्या करता है? पूंजीपति जो है, किसी महिला को काम पर रखा, हटा दिया, महिला ज्यादा विरोध भी नहीं करती है, उपयोग में आ जाती है, आरक्षित श्रम के रूप में है। इन लोगों ने कहा कि पूंजीवाद में महिलाओं की मुक्ति संभव नहीं है, समाजवादी विचारधारा लाना पड़ेगा। और जब तक समाजवाद आएगा नहीं, तब तक महिला शोषण समाप्त होगा नहीं। समाजवाद आएगा तो उसमें घरेलू श्रम को औद्योगिक श्रम का दर्जा दिया जाएगा, महिलाओं को समान स्थिति दिया जाएगा, तब महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। सिर्फ महिलाओं को अधिकार देने से कोई फायदा नहीं है, ढांचा बदलना पड़ेगा। ढांचा क्या बदलेगा? पूंजीवाद से समाजवाद आएगा। क्लियर हुआ? लिखिए, यह विचारधारा पूंजीवाद तथा निजी संपत्ति को, पूंजीवाद तथा निजी संपत्ति को महिलाओं की हीन स्थिति का कारण मानता है। पूंजीवाद तथा निजी संपत्ति को महिलाओं की हीन स्थिति का कारण मानता है।
हीन स्थिति का कारण मानता है। इसकी व्याख्या एंजल्स ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में किया। हाँ, एक ही किताब का नाम, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में किया, और कहा कि पूंजीवाद के पहले मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, पूंजीवाद के पहले मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, मदर्स राइट, मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा था, लेकिन पूंजीवाद के कारण यह अधिकार समाप्त हो गया। पूंजीवाद के कारण यह अधिकार समाप्त हो गया। यह महिलाओं की ऐतिहासिक हार थी, जिसने महिलाओं को पुरुषों से हीन बना दिया। पैरा चेंज करके यह विचारधारा अधिकारों की समानता से स्त्रियों की स्थिति में सुधार को नहीं देखता, बल्कि पूंजीवाद तथा पितृसत्ता को समाप्त करने की बात करता है। इसके अनुसार पूंजीवाद चलाने के लिए विवाह परिवार को बढ़ावा दिया जाता है। जिसमें पूंजीपति बिना भुगतान किए स्त्रियों के घरेलू श्रम का उपयोग कर लेता है। महिलाएं संकट के समय आरक्षित श्रम के रूप में कार्य कर लेती हैं।
महिलाएं संकट के समय आरक्षित श्रम के रूप में कार्य कर लेती हैं। आरक्षित श्रम के रूप में कार्य कर लेती हैं। महिलाएं संकट के समय आरक्षित श्रम के रूप में कार्य कर लेती हैं। उन्हें आवश्यकता अनुसार लगाया और हटाया जा सकता है। उन्हें आवश्यकता अनुसार लगाया और हटाया जा सकता है। पैरा चेंज करके इस प्रकार समाजवादी विचारक मानते हैं कि पूंजीवाद में स्त्रियों की मुक्ति संभव नहीं है। पूंजीवाद में स्त्रियों की मुक्ति संभव नहीं है। यह केवल समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। यह केवल समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। क्योंकि समाजवाद में निजी संपत्ति का अभाव होगा। क्योंकि समाजवाद में निजी संपत्ति का अभाव होगा। निजी संपत्ति का अभाव होगा। विवाह परिवार जैसी संस्थाएं कमजोर होंगी। विवाह परिवार जैसी संस्थाएं कमजोर होंगी। विवाह परिवार जैसी संस्थाएं कमजोर होंगी। घरेलू श्रम को भी औद्योगिक श्रम का दर्जा मिलेगा। घरेलू श्रम को भी औद्योगिक श्रम का दर्जा मिलेगा। घरेलू श्रम को भी औद्योगिक श्रम का दर्जा मिलेगा। आर्थिक रूप से स्त्रियां पुरुषों पर निर्भर नहीं होंगी। आर्थिक रूप से स्त्रियां पुरुषों पर निर्भर नहीं होंगी। इस तरह समाजवाद और नारीवाद दोनों का उद्देश्य एक ही है। समाजवाद और नारीवाद दोनों का उद्देश्य एक ही है। अब देखिए, रेडिकल फेमिनिज्म